This video is based on the detailed solution of all 25 questions of आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2021। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। ओके, नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। This is our first question. If 2494 divided by 14.5 is equals to 172, then 24.94 divided by 1.45। तो जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर डेसिमल हटा के डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2494 डिवाइडेड बाई 145, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 आप कर सकते हैं, सो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, देखो वैल्यू हमारे पास इसकी गिवन है, बट डिवीजन में डिनोमिनेटर में आपके पास 14.5 होना चाहिए। तो 14.5 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2494 डिवाइडेड बाय 14.5 इंटू 1/10, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है 172। सो रिप्लेसिंग दिस बाय 172 वी विल गेट 172 इंटू 1/10। Now placing the decimal after one digit, so 17.2, so this will be our answer, option C। तो ये था एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव, चांदनी एंड सोहम। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो राघव, चांदनी एंड सोहम, यहाँ पर 3 इक्वेशंस आपके पास बनेंगी और आपको बताना है कि उन तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन गलत होगी। और क्वेश्चन में क्या है, राघव, चांदनी एंड सोहम परचेज पेन, इरेजर्स एंड पेंसिल, देन राघव सेड 7 पेन्स, सपोज पेन्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल P, 7 पेन्स एंड 5 इरेजर्स, एंड इरेजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल E, cost the same as 6 pencils, so suppose pencils are denoted by small p। तो ये इक्वेशन बनेगी राघव के केस में। सेकेंड, देन चांदनी सेड 4 पेन्स, 4 कैपिटल P प्लस एंड 9 पेंसिल्स cost the same as 5 erasers। At last सोहम said cost of 6 pencils, 6p and 3 erasers is same as 4 पेन। तो अब हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी 2 स्टेटमेंट करेक्ट होंगी और एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो कौन सी होगी। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप राघव के स्टेटमेंट को करेक्ट मानते हैं तो यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि 6 पेंसिल्स की कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 7 पेन एंड 5 इरेजर्स, ठीक है। तो अगर इसको हम करेक्ट मानते हैं तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन देखो। अब सेकंड इक्वेशन में कहा हुआ कि 5 इरेजर की कॉस्ट 4 पेन प्लस 9 पेंसिल्स की इक्वल होगी। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन होंगे। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में कहा है कि ओनली 6 पेंसिल्स आर इक्वल्स टू 7 पेन प्लस 5 इरेजर्स, और यहाँ पर कहा हुआ कि 5 इरेजर्स की कॉस्ट 9 पेंसिल प्लस 4 पेन्स की कॉस्ट की इक्वल होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो यहाँ से आप स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं कि जो 6 पेंसिल्स की कॉस्ट है दैट इज ग्रेटर देन 5 इरेजर्स की कॉस्ट, ओके। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या कहा है कि 5 इरेजर्स की कॉस्ट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स। सो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशन होंगे। अब हो सकता है कि ये इक्वेशन गलत हो या फिर ये। अब हम देखेंगे राघव और सोहम की इक्वेशन। अगर राघव की इक्वेशन करेक्ट है तो क्या सोहम की इक्वेशन भी करेक्ट होगी। देखो 6p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 पेन यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर क्या गिवन था कि 6 पेंसिल्स की कॉस्ट इज इक्वल्स टू 7p प्लस 5 इरेजर्स, बट यहाँ पर गिवन है कि 4 पेन की कॉस्ट इज इक्वल्स टू 6p, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर 6 पेंसिल की कॉस्ट 7 पेन है और यहाँ पर 4 पेन की कॉस्ट 6 पेंसिल प्लस 3 इरेजर्स, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। मतलब राघव वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिलेटिव देखें तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं होगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसको आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक और चीज़ देख सकते हैं कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। यस, ये दोनों करेक्ट होंगी। क्यों होंगी करेक्ट, देखो यहाँ पर गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 5 इरेजर्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 9 पेंसिल्स, ठीक है। देन सेकंड इक्वेशन में क्या है कि 4 पेन, ये जो कॉस्ट आपकी है 4 पेन्स की कॉस्ट है 6 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स। सो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। कोई कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर अराइज नहीं होगा। यहाँ दोनों इक्वेशन से आप 4 पेन्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। सो 5 पेन माइनस 9 पेंसिल्स,
और सोहन की इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है 4 पेन की कॉस्ट इज इक्वल्स टू 6 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स। अब इनको हम इक्वेट कर सकते हैं एंड इक्वेट करने के बाद आपके पास पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों इक्वेशंस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि चांदनी और सोहम की स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और राघव की स्टेटमेंट गलत होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो। सो इस क्वेश्चन में आपको इन मैथमेटिशियंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इनमें से सबसे पुराने मैथमेटिशियन महावीर 9th सेंचुरी के, ठीक है, 9th सेंचुरी। इनके बाद में नारायण पंडित हैं देन 14th सेंचुरी के। देन श्रीनिवास रामानुजन 19th सेंचुरी, और जो ऑप्शन ए है सुजाता रामदोराई, शी इज़ ए मैथमेटिशियन ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट वाज कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1856 बाय राधानाथ सिकादेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच इंडियन मैथमेटिशियन डिस्कवर्ड दैट अर्थ इज स्फेरिकल। सो ये सारी इन्वेंशन करी थी आर्यभट्ट ने। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑलरेडी पता है आपको, ब्रह्मगुप्त। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो जब मैंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, और स्पेशली जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार देखते हैं। द सलाम सिंह हवेली इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल हवेलीज ऑफ जैसलमेर एंड इज़ फेमस फॉर इट्स स्टोन कार्विंग, आर्किटेक्चर एंड इट्स मैथमेटिकल ब्यूटी। Magic squares of large orders like 27x27, 2020 and 12x12 and many other magic squares are engraved on the walls of Haveli. Not only magic squares but many other shapes are engraved and filled by numbers. Such a large number of magic squares are not engraved anywhere in the world. Okay, so यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स गिवन है जैसलमेर की हवेली के बारे में। अब ये हमारा क्वेश्चन है। About 150 years ago, this mathematical work was done by Mr. Ajit Singh, the grandson of Salam Singh, the then Prime Minister of Jaisalmer in 1815. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं engraving on walls, और इसी का जब स्केच यहाँ पे बनाया गया तो इस तरीके का स्केच बना, और इसमें ये सारे नंबर्स आप देख सकते हैं रीडेबल हैं इस इंग्रेविंग के, बट एक नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नहीं पता हमें कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक और इंग्रेविंग है। On both engravings, magic shapes are carved. A tourist tried to read all numbers but was not able to read the blue spotted numbers. The numbers on both engravings are the same. तो ये आपके दोनों engravings हैं, और इसमें जो unknown नंबर है, इस engraving का ये नंबर और इसका ये नंबर, यहाँ पर क्या नंबर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और ये भी गिवन है कि दोनों जगह पे सेम नंबर रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ईजिली समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। 9 + 8 जो अपोजिट नंबर्स हैं उनका सम इक्वल होगा। सो 9 + 8 17। सिमिलरली 12 + 5 17, 11 + 6 17, देयरफॉर 10 + 7 मतलब एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम 10 में ऐड करें तो सम आपका है 17 के इक्वल। ओके, तो फर्स्ट इनग्रेविंग के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर नंबर आना चाहिए 7। अब सेकंड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। वैसे तो हमें पता है कि दोनों में सेम नंबर आएगा, बट यहाँ पर ये 7 करेक्ट होगा या नहीं एक बार देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों नंबर्स का सम कितना होगा, 6 + 5 11। देन इन दोनों नंबर्स का सम देखो 8 + 3 11, देन 9 + 2 11। सिमिलरली इन दोनों नंबर्स का सम भी आपका 11 होगा। सो आउट ऑफ दीज टू नंबर 1 इज 4, सो सेकेंड नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू 7। ओके, तो दोनों इंग्रेविंग्स में जो अननोन नंबर है वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 7। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ शिप एंकर्ड इन अ पोर्ट हैज़ अ लैडर दैट हैंग्स ओवर द साइड। द लैडर इज 2 मीटर लॉन्ग एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग इज 0.2 मीटर एंड द बॉटम रिंग टचेज द वाटर। द टाइड राइजेज एट द रेट ऑफ 0.1 मीटर एन आवर। व्हेन विल द वाटर रीच द 5th रंग। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इस शिप का सबसे नीचे वाला जो रंग है ये पानी में टच हो रहा है, ठीक है। तो जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये शिप का लेवल भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब 5th रंग ही यहाँ पर पानी में डूबेगा, पानी उसको टच करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पानी 5th रंग तक कभी भी नहीं पहुँचेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो 8th का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन 9th क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिसाइकिल इज रिटन एज दिस।
हाउ विल पिक्चर बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। स्टूडेंट्स रिसाइकिल को हमने इस नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आर के लिए हमने 9 यूज़ किया और वाई के लिए हमने 2 यूज़ किया है। तो इसका मतलब लास्ट से हम काउंटिंग कर रहे हैं इन नंबर्स की, ठीक है। लास्ट से जब हम काउंटिंग करेंगे इन नंबर्स की तो रिसाइकिल की जो कोड लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ जाएगी। देखो 9, 22, 24, 2, 24, 15 एंड 22। तो जेड वाली साइड से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आर इज द 9th लेटर, ओके। सिमिलरली फ्रॉम लास्ट ई इज द 22nd लेटर, सिमिलरली सी इज द 24th एंड वाई इज द सेकेंड। आप देख सकते हैं जेड फर्स्ट लेटर होगा एंड उसके बाद में वाई इज द सेकेंड लेटर फ्रॉम लास्ट। सिमिलरली द नंबर इज यूज फॉर ऑल अल्फ़ाबेट्स। तो स्टूडेंट्स पिक्चर के लिए कोड लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, जो यहाँ पर गिवन है आपके पास आर की जगह पे आप यूज़ कर लेंगे सेम नंबर 9। देन ई के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया था 22, तो यहाँ भी आपका 22। इसके बाद में और कौन सा लेटर यहाँ पर हमने यूज़ किया है, सी यूज़ किया है एंड 24 थर्ड नंबर पे। तो हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के नंबर हमें पता चलेगा। देखो थर्ड नंबर पे 24 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में 9 और 22 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑप्शन बी एक ऐसा नंबर होगा जो इस पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे इनको लास्ट से काउंट करके हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या पैटर्न बना हुआ है इन शेप्स में, ठीक है। तो और इनके बाद में यहाँ पर जो शेप आएगी वो इनमें से कौन सी शेप होगी, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अल्टरनेट इमेज का पैटर्न बना हुआ है। देखो अल्टरनेट अगर आप देखेंगे तो 180 डिग्री तो ये चेंज हो रहा है एरो, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पर एक कर्व बनाई हुई है ये भी 180 डिग्री चेंज हो रही है, ठीक है। सेकंड में आप देखेंगे तो इस साइड में है सेकंड फिगर में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है फोर्थ में। सिमिलरली एरो की डायरेक्शन ये है, फोर्थ में इसके अपोजिट हो जाती है ये। तो जो इसके बाद वाला ये नंबर होगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि एरो की डायरेक्शन इस साइड में होगी और जो ये कर्व है इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। सो यू कैन क्लियरली सी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये पैटर्न था आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायर करने के बाद लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम स्क्वायर एंड राइट साइड में 1.2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1.44, ओके। अब y की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.0144। अब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं द डेसिमल इज आफ्टर 4 डिजिट्स। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमिनेटर। सो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपकी 100, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था आंसर की के टाइम पे कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है। पहले में कहा हुआ है कि प्रिंसिपल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, सेकंड में कहा है कि जो इंटरेस्ट अर्न इज 1556। तो क्या आप इन दोनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही इनसफिशियंट होंगी। क्यों होंगी, बिकॉज स्टूडेंट्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू टाइम, ये आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन बनेगी दिस इक्वेशन विल बी अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन है तो हम वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गिवन है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही इनसफिशियंट होंगे फॉर फाइंडिंग आउट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स इन द फॉलोइंग फिगरेटिव सीक्वेंस, द काउंट ऑफ डॉट्स गोज लाइक। स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे ट्रायंगल्स गिवन है और इनमें नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं रेगुलरली। सो 1, 3, 6, 10 एंड 15 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि जो नेक्स्ट ट्रायंगल होगा इसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। तो यहाँ पर आपको पैटर्न देखने की ज़रूरत है कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो स्टूडेंट्स इनके बीच का डिफरेंस देखो, 3 - 1 2, 6 - 3 3, 10 - 6 4, 15 - 10 5। देन सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस होगा 6, देयरफॉर नेक्स्ट नंबर विल बी 21, ओके। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगी उसमें नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे आपके 21, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देर आर 25 horses among which the fastest 3 horses are to be selected. At a time race among at most 5 horses can be conducted. There is no instrument to measure the actual speed of the horse in a race. How many races are required to get the top 3 horses? स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। कहा क्या हुआ है कि आपके पास टोटल 25 horses हैं। 25 में से आप एक बार में 5 horses की रेस ही करवा सकते हैं और आपको टॉप 3 सिलेक्ट करने, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझने के लिए हम यहाँ पर 25 horses एज्यूम कर लेते हैं। ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में भी 5, फोर्थ कॉलम में भी 5 एंड जो फिफ्थ कॉलम है उसमें भी 5 horses। सो ये हुए हमारे पास 25 horses। अब हमारे पास ये कहा हुआ है कि हम एक बार में ओनली 5 horses की रेस करवा सकते हैं। तो जो रो 1 में 5 horses हैं, रो 2 में 5 horses हैं, रो 3, रो 4, रो 5, इन सभी के जो 5 horses हैं इन सभी के हम रेस करवाएंगे, ठीक है। और सपोज इन सभी में जो लास्ट कॉलम के जो horses हैं ये आ गए फर्स्ट, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो में ये वाला हॉर्स आ गया फर्स्ट, सेकंड में ये वाला हॉर्स फर्स्ट आया, थर्ड में ये हॉर्स फर्स्ट आ गया, फोर्थ में ये हॉर्स और फिफ्थ रो में ये हॉर्स। तो ये आए फर्स्ट, सेकंड आगे मान लो ये, ठीक है। फर्स्ट रो में ये वाला हॉर्स आया सेकंड, सिमिलरली सेकंड रो में ये सेकंड आया और थर्ड रो में ये सेकंड आया, ये फोर्थ रो में और ये फिफ्थ रो में सेकंड आया। सिमिलरली जो यहाँ पर जो ये हॉर्सेज हैं ये आए थर्ड प्लेस पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें ये तो पता चल गया कि इन 5 horses में ये फास्ट है, इन 5 horses में ये फास्ट, इनमें ये, बट हमें ये पता नहीं चला कि इन 25 horses में फास्टेस्ट हॉर्स कौन सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो 5 ग्रुप्स में फर्स्ट आए हुए horses हैं इनकी हमें एक और रेस करवानी होगी, ठीक है। तो 5 रेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, 6th राउंड होगा इन 5 horses का, ठीक है। तो प्लस 6th राउंड। अब 6th राउंड होने के बाद सपोज यहाँ पर जो ये 5 हॉर्स हैं इनमें से सबसे ऊपर वाला ये हॉर्स आ गया फर्स्ट। अब ये फर्स्ट आए तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस हॉर्स इज़ द फास्टेस्ट हॉर्स अमंग दिस 25 horses। अब बात आती है कि सेकंड और थर्ड कौन सा होगा। अब स्टूडेंट्स आपको ये गलती नहीं करनी कि आप डायरेक्ट कह दें कि ये सेकंड होगा ये थर्ड होगा, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज सेकंड ये वाला हॉर्स भी हो सकता है और हो सकता है कि ये हॉर्स भी हो जो कि इस ग्रुप में सेकंड आया था, ठीक है। तो सेकंड की रेस में ये दोनों होंगे, ओके। देन थर्ड की रेस में कौन कौन से होंगे। थर्ड की रेस में हो सकता है कि ये थर्ड हो, या फिर जो सेकंड रो में ये हॉर्स है इसके बाद वाला जो हॉर्स है ये हो सकता है कि ये हो थर्ड, या फिर हो सकता है कि जो फर्स्ट रो में थर्ड नंबर पे जो हॉर्स है ये हो सकता है थर्ड। तो अब आपके पास कितने हॉर्सेज हैं, 5 हॉर्सेज आपके पास रहेंगे। कौन कौन से, ये हॉर्स, ये सेकंड के लिए हैं, और ये हॉर्स और ये हॉर्स और ये हॉर्स। इन 5 हॉर्स का आपको एक रेस और करवानी होगी, ठीक है। और फिर उसमें जो फर्स्ट सेकंड आएगा, इन 5 हॉर्सेज में जो फर्स्ट और सेकंड आएगा वो होगा सेकंड फास्टेस्ट हॉर्स और थर्ड फास्टेस्ट हॉर्स। तो 6 ऑलरेडी हो चुके हैं राउंड और प्लस 7th राउंड इन 5 हॉर्सेज का होगा। तो टोटल आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे 7 राउंड्स। 7 रेसेस आर रिक्वायर्ड टू गेट द टॉप 3 हॉर्सेज। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में अगर आप समझ नहीं पाए तो इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यू टर्न ऑन योर लैपटॉप एट 3 PM एंड फिनिश्ड योर होमवर्क एट 9 PM बट यू फॉरगॉट टू टर्न इट ऑफ बिफोर गोइंग टू बेड। एट 7 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग द लैपटॉप फाइनली रन आउट ऑफ बैटरी। इफ द कंप्यूटर रन्स एट 150 watts and the electricity costs ₹10 per kilowatt-hour, given that this happened each school day in the month, that is for 25 days, how much did this careless wastage of electricity cost you each month? तो पहले आप यहाँ पर एक दिन का फाइंड आउट कर लेंगे कि एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की है, कितने रुपए के आपने वेस्ट किया है। देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट फॉर 25 days। तो एक दिन का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें देखना होगा कि कितने आवर्स तक वो लैपटॉप ऑन रहा। 9 PM पे आप चले जाते हैं सोने और सुबह 7 बजे तक चलते रहता वो, तो कितने घंटे हो गए, 10 hours, ओके। और 10 hours वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है पर आवर, 150 watts पर आवर। और जो कॉस्ट है वो गिवन है 10 rupees पर किलोवाट पर आवर,
तो पहले हमें देखना है कि 10 आवर्स में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो लैपटॉप। 150 वाट्स पर आवर, तो 150 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 1500 वाट्स। 1500 वाट्स या फिर हम कह सकते हैं कि 1.5 किलोवाट। और गिवन है कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़, तो 1.5 किलोवाट इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि एक दिन का जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होगा और उससे जितना बिल एक्स्ट्रा आएगा वो होगा 15 रुपीज़। एंड ये हमें फाइंड आउट करना है 25 डेज़ का। सो सिंपली मल्टीप्लाई 25 एंड 15। सो 15 5s are 75, 7, then 15 2s are 30, 30 plus 7, 37। 375 रुपीज़ का एक्स्ट्रा वेस्टेज होगा वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्स्ट्रा आएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 16th में आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था कि कौन से मैथमेटिशियन थे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ही इज़ मंजुल भार्गव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के बेस है, मतलब एक मैथमेटिशियन है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये नीना गुप्ता होंगी और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन गूगल हर नेम। ओके, सो नीना गुप्ता ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं आप। एरिया ऑफ द रेड स्पॉटेड रीजन इन स्क्वायर सेंटीमीटर, द फॉलोइंग रेक्टेंगल ऑफ 10 इंटू 20 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, रेक्टेंगल के डायमेंशंस हैं 10 एंड 20 एंड इस रेक्टेंगल का डायगोनल भी गिवन है, ये डायगोनल। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड दैट रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ये होगा तो इसका एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमें ये जो रेड रीजन है ये फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, इफ आई सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ दिस 2 सर्कल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल देन विच पार्ट आई विल गेट। स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा ये कंप्लीट एरिया। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया। ओके, बट हमें यहाँ पर चाहिए उसका हाफ। ठीक है, तो पहले आप इस कंप्लीट एरिया को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका हाफ करने के बाद आपके पास आ जाएगा जो रेड रीजन है, जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन है, वो आ जाएगा आपके पास एरिया। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 इंटू 10 माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पर क्या होगा इसका, स्टूडेंट्स यू कैन सी 10 इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, therefore 10 is also the diameter of the circle, so 5 is the radius of the circle. Okay, so 5 into 5 25, so 200 minus 50 pi। ये जो एरिया हमने फाइंड आउट किया है ना, ये कौन सा एरिया होगा, देखो ये एरिया होगा जो रेड कलर से यहाँ पर फील्ड है और जो ऊपर ये एरिया बचा हुआ है सेम टू सेम ये, तो ये सारा एरिया होगा 200 माइनस 50 पाई। बट हमें इसका हाफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिकॉज डायमीटर इज डिवाइडिंग दिस रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम इस एरिया को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया 200 माइनस 50 पाई। सो वी कैन से 100 माइनस 25 पाई इज अ रिक्वायर्ड एरिया। ओके, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका ये, ऐसे आपको सॉल्व करना है। 19th क्वेश्चन देखो, कौशल शो द फॉलोइंग इमेज ऑफ टेनिस balls stacked in a tetrahedron pack on an e-commerce site and ordered the stack of balls. He thought that his packet has 15 balls. He jumped out of joy as he found that number of balls in the packet is more than his expectation. Can you guess the total number of balls in the packet? तो पहले आपको मैं यहाँ पर ये स्टैक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बॉल्स वहाँ पे अरेंज्ड है। ये है टेट्राहेड्रन पैटर्न और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है बॉल्स टोटल। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी स्टैक में। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। देखो अगर आपके पास इस तरीके की कोई सीरीज़ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका सम फाइंड आउट करने का एक आपका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला हो, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। यही सेम फॉर्मूला यूज़ होता है आपका इस टेट्राहेड्रन पैटर्न में। क्यों? बिकॉज जो टॉप सरफेस है यहाँ पर आपकी एक बॉल रहेगी, इसके बाद में जो सेकंड रो रहेगी इसमें 4 बॉल्स रहेंगे, देन थर्ड में 3 स्क्वायर 9 बॉल्स रहेंगे, देन 4 स्क्वायर 16 बॉल्स, देन 5 स्क्वायर 25 बॉल्स। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्टैक में 5 रोज हैं। ओके, सो n को हम 5 से रिप्लेस कर लेंगे।
तो 5 इंटू क्या आंसर आएगा देखो, 5 इंटू 5+1 6, देन 5 इंटू 2 10+1 11/6, सो 11 इंटू 5 55। सो इस स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, 55 बॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये आप थोड़ा प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो भी आप कर पाएंगे इजीली। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 5 बॉल्स यहाँ पर होंगे, तो 5 बॉल्स ही इस साइड में होंगे और 5 बॉल्स ही यहाँ पर भी होंगे। उसके बीच में भी कुछ बॉल्स यहाँ पर रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी आपको समझने की ज़रूरत होगी। मतलब क्या होगा कि जैसा पैटर्न आपको ये यहाँ पे सामने दिख रहा है वैसा ही पैटर्न नीचे वाली साइड भी होगा, ठीक है, वैसा ही पैटर्न उस साइड भी होगा, वैसा ही पैटर्न उसके अपोजिट साइड भी होगा। हर एक साइड में सेम पैटर्न होगा एक टेट्राहेड्रन स्टैक में। सो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे और ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, 55 बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Mira's mother asked her to divide chocolate into 3 parts by cutting the chocolate along with A, B and C, D. She divided the chocolate into 3 parts along with AM and ND where AM is parallel to ND, the value of X. तो स्टूडेंट्स उस चॉकलेट को इस तरीके से डिवाइड करी गई है, देखो यहाँ पर AB और CD, तो फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला ये, सेकंड पार्ट ये वाला और थर्ड पार्ट ये, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद में ND और AM, दीज टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल। अब हमें ये जो एंगल गिवन है एंगल x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन्स। स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज 135, देयरफॉर दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 45, ओके, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा एंड दीज टू एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 45 डिग्री, ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 45 डिग्रीज। 21st क्वेश्चन देखो। रामा वाज सॉल्विंग मैस्टिक पजल्स, सी सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रेफर द इमेज। स्टेटमेंट 1, आफ्टर रिमूविंग 4 मैस्टिक्स आई गॉट 5 स्क्वेयर ऑफ द सेम साइज। स्टेटमेंट 2, आफ्टर रिमूविंग 4 मैस्टिक्स आई गॉट 7 स्क्वेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है, ठीक है, और यहाँ पर अगर 4 मैस्टिक्स रिमूव करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि 4 मैस्टिक्स रिमूव करने के बाद मेरे पास 5 स्क्वायर आ रहे हैं और वो भी सेम साइज़ के। सेकंड स्टेटमेंट में है कि अगर मैं 4 मैस्टिक्स ही हटाता हूँ दूसरी बार तो मेरे पास आ रहे हैं 7 स्क्वायर। सो इज इट पॉसिबल, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगी, और कैसे करेक्ट होंगी देखो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस शेप में देर आर 9 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, 9 स्क्वायर, और उसको कितने रिक्वायर्ड है 5। तो कोई भी 4 स्क्वायर की एक एक मैस्टिक हटा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमने हटा दिया, सेकंड सपोज हमने यहाँ से ये हटा दिया, थर्ड ये और ये फोर्थ। तो अब कौन से स्क्वायर बचेंगे देखो कंप्लीट, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये 5 स्क्वायर रहेंगे इक्वल साइज के आफ्टर रिमूविंग 4 मैस्टिक्स। तो ये आपका फर्स्ट केस रहेगा, इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट में भी वो 4 मैस्टिक्स ही हटा रहा है, बट इस केस में उसके पास 7 स्क्वायर बचेंगे। कैसे, ये मैस्टिक हटा दो, ये हटाओ, ये और ये, ठीक है, हो गया आपके 4 मैस्टिक्स। अब देखो कितने स्क्वायर बचे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सारे जो स्क्वायर रहेंगे ये इक्वल साइज के स्क्वायर आपके बचे रहेंगे आफ्टर रिमूविंग 4 मैस्टिक्स। सो सेकंड जो आपकी रहेगी स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन 21st। 22nd, अ स्कूल हैज़ एनरोलमेंट्स इन साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स in ratio 5:7:8, then increased by 40, 50 and 75% respectively. The ratio of enrollment in online classes are, students, पहले जो रेशियो था that is 5:7:8, अब इनमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, फर्स्ट में हो गया 40% का इंक्रीमेंट, सेकंड में हो गया 50% का इंक्रीमेंट, थर्ड में हो गया 75% का इंक्रीमेंट। ओके, तो लास्ट में मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद में क्या रेशियो रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर जो रेशियो है इसको 50, 70 और 80 ले लेते हैं। ओके, सो दैट वी कैन इंक्रीज 40, 50 और 75% वेरी इजीली। सो 50 का जो आप 40% इंक्रीज करेंगे
तो कितना हो जाएगा 20 इंक्रीज होगा इसका, ठीक है। देखो टोटल 100% है तो 10% कितना होगा 5, तो 40% कितना हो जाएगा 20। सो 50 का जब 40% इंक्रीज करेंगे तो आपका होगा ये 70। सिमिलरली 70 का जब 50% इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 105। 70 का 50% कितना होगा, इसका आधा, हाफ, 35। सो 35 प्लस 70 105। देन 80 का 75% मीन्स 3/4, सो 3/4 ऑफ 80 इज 60, है ना। सो 80 प्लस 60 इज 140। अब इसका रेशियो आप फाइंड आउट कर लेंगे। सो 35 2 जार 70, 35 3 जार 105, 35 4 जार 140। सो 2:3:4 ये आपका रेशियो रहेगा आफ्टर इंक्रीमेंट इन एनरोलमेंट्स, ऑप्शन बी। 23rd क्वेश्चन देखो, द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पर ये डायग्राम है और यहाँ पर आपके पास ये लेटर मिसिंग है, ये बताने कि क्या लेटर होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। सो यहाँ पर बस आपको एक पैटर्न देखने की ज़रूरत होगी, एक्स और सी। स्टूडेंट्स सी स्टार्टिंग से जितने नंबर पे लेटर है, एक्स उतने ही नंबर पे लास्ट से है, ठीक है। सो ए बी सी थर्ड प्लेस पे एंड एक्स इज एट थर्ड प्लेस फ्रॉम लास्ट। सिमिलरली बी वाई आप देख सकते हैं, वाई इज एट सेकेंड प्लेस फ्रॉम लास्ट एंड बी इज एट सेकेंड प्लेस फ्रॉम स्टार्टिंग। डी इज एट फोर्थ प्लेस फ्रॉम स्टार्टिंग, देन डब्ल्यू इज एट फोर्थ प्लेस फ्रॉम लास्ट। तो सिमिलरली एल स्टूडेंट्स आपको देखना है कि स्टार्टिंग से कितने नंबर पे होगा, तो लास्ट से उतने ही नंबर पे कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा, लेटर ओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक मैथमेटिक्स टीचर एक कंपटीशन की अनाउंसमेंट करते हैं और उसका नाम होता है स्मार्ट मैथलीट। द स्टूडेंट्स हैव टू सोल्व 60 प्रॉब्लम्स इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर। द विनर विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कंडीशंस। Minimum of 45 questions is attempted correctly. All possible divisors of each student's final score will be calculated. The student having scored with the maximum number of divisors will be declared as the winner. So first condition क्या होगी कि 45 questions correct होने चाहिए। Then उनके scores में से देखा जाएगा कि किसके score के divisor सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर students 53, तो 53 is not divisible by 2, ठीक है। और ये एक प्राइम नंबर भी होगा, तो ये तो रेस से हो गए बाहर 53 अरुणा। इसके बाद में 46, 52 एंड 48 ऑल आर डिविजिबल बाय 2। इसके बाद 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से हैं, 6 + 4 10 नहीं है डिविजिबल, 5 + 2 नहीं है डिविजिबल, तो 48 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 से डिविजिबल होगा। देन 4 से डिविजिबल होगा 48 और 52 भी होगा 4 से। देन 6 से डिविजिबल होगा 48, 52 नहीं होगा। देन उसके बाद 8 से डिविजिबल होगा 48, 52 नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यू कैन सी 48 के ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं, ओके। सो जिस बच्चे के 48 मार्क्स आए हैं वही होगा विनर उस कंपटीशन का, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ AGC 2021। During the second wave of COVID, in many families, all members caught the virus and were in need of help with ready-made food. Due to lockdown, the people were not able to get help from relatives and friends. In this situation, a hotel owner decided to provide free food packets to suffering families. In April 2021, the hotel delivered food packets to 2140 families. With the help of an additional staff of 50, the hotel was able to deliver food packets to 2690 families in May 2021. Each family was supplied 2 to 4 packets depending on the number of members in the family. What is the approximate percentage increase in the number of people supported by the hotel? So students क्वेश्चन को समझ के करते हैं। अप्रैल में उन्होंने नंबर ऑफ पैकेट्स जो सप्लाई की वो हैं 2140, ओके। 2140 फैमिलीज़ को उन्होंने सप्लाई किया अप्रैल में। देन 2690 फैमिलीज़ को उन्होंने सप्लाई किया मई में, ओके। अब इसके बाद हमें बताना है कि मई में उन्होंने कितने लोगों को सपोर्ट किया। नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर है, नॉट नंबर ऑफ फैमिलीज़। ये जो यहाँ पर हमने लिखा है 2690, ये है नंबर ऑफ फैमिलीज़, 2140 नंबर ऑफ फैमिलीज़।
तो नंबर ऑफ पीपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर गिवन है दैट ईच फैमिली वाज सप्लाइड 2 to 4 पैकेट्स। तो सपोज हम ऑन एन एवरेज 3 पैकेट मान लेते हैं पर फैमिली। ओके, सो अप्रैल में 2140 फैमिलीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया। तो हर एक फैमिली को जब 3 पैकेट्स प्रोवाइड करेंगे तो कितने पैकेट्स उन्होंने दिए होंगे, 12, देन 4 and 6। ओके, सिमिलरली 2690 मई में उन्होंने कितने लोगों को सपोर्ट किया होगा, इंटू 3, 0, 7, देन रिमाइंडर 2, देन 3 6 आर 18 + 2 20, कैरी आपका 2 करेगा आगे, 3 × 2 6 + 2 8। सो 8070 नंबर ऑफ पीपल सपोर्टेड बाय दैट होटल इन द मंथ ऑफ मे। तो कितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो कितने इंक्रीज हुए देखो, 8070 एंड -6420, 0 5 6 एंड 1। सो 1650 डिवाइडेड बाय, और किसके रिस्पेक्टिव हम फाइंड आउट करेंगे, जो अप्रैल के मंथ में थे 6420। तो ये परसेंटेज हम फाइंड आउट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। सो 5 3s are 15, 5 3s are 15, देन 5 1s are 5, देन 2 and 8। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 33 1s are 33 एंड 33 4s are 132। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, एंड 100 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा आपका 25। तो कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में, 25%। ठीक है, तो इन द मंथ ऑफ मे परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल सपोर्टेड बाय दैट होटल इज 25%। सो ये थे स्टूडेंट्स आपके 25 क्वेश्चंस ऑफ आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2021, जो हमने सारी डिटेल्स डिस्कस कर लिए हैं। एंड स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।